हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे किसको लेकर के जेईई मेंस के जो और भी क्वेश्चन हैं उनको लेकर के बात कर रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने आसान से क्वेश्चन और भी आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे पेपर हो रहे हैं हमारे पास, जैसे ये 3 तारीख का जो पेपर था उसमें अगर 3 सितंबर को जो हुआ था उसके क्वेश्चन हैं, तो देखना ये है कि कितने आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप चाहो तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इस बार कट ऑफ जो है ना बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो देखते रहें, हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 0 से 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx इक्वल टू k अपॉन 6, देन k इज, k क्या होगा, k की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो है वो किससे क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा टॉपिक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन फिर से आ गया। मैंने आपको बताया था कि जो इंटीग्रल वाला पार्ट है उसके जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, इनसे एक ही क्वेश्चन बनता ही बनता है। 99.99% क्वेश्चंस आता ही है। ठीक है, तो ये देखना है कितना आसान से क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप से मीन्स एक्स का कुछ वैल्यू आएगा। तो एक्स का वैल्यू अगर मैं कॉस या साइन टी रखता हूँ तो क्या आएगा, देखते हैं, है ना। एक्स इक्वल टू अगर मैंने साइन टी मान लिया, ठीक है, अगर साइन टी हो गया तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos t dt हो गया। तो dx इक्वल टू cos t dt हो गया। अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं एक बार। जब हमने लिमिट चेंज की तो लोअर लिमिट की हम बात करें तो x की जगह पे 0 लिखा, तो 0 इक्वल टू साइन टी, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। और अपर लिमिट की बात करेंगे तो अपर लिमिट में हम बात करेंगे तो 1/2 लिखा, तो 1/2 इक्वल टू साइन टी, तो 1/2 मतलब साइन 30 इक्वल टू साइन टी, तो t इक्वल टू 30 आ गया। 30 का मतलब क्या होता है, π/6 होता है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गई, तो मैं इसको चेंज करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, i इक्वल टू, हम लोग इन जनरल मान के चलते हैं 0 से लेकर के π/6 हो गया। अब एक्स स्क्वायर की जगह कितना आएगा भाई, साइन स्क्वायर टी, अपॉन क्या आ गया, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। और होल पावर में क्या, 3/2 दे रखा है। और dx की जगह पे क्या आया था भाई, dx इक्वल टू क्या था, cos t dt आ गया था, cos t dt आ गया। तो ये स्क्वायर से ये 2 वाला पार्ट कैंसिल हो गया, cos t से ये क्यूब कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। तो i इक्वल टू क्या बच गया, 0 से लेकर के π/6, और sin स्क्वायर t अपॉन cos स्क्वायर t मतलब tan स्क्वायर t dt हो गया। जब इतना आ गया हमारे पास तो tan स्क्वायर t को हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, sec में, क्योंकि tan स्क्वायर का तो आंसर आएगा नहीं, डायरेक्ट सीधा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, sec स्क्वायर टी -1 के साथ क्या आ गया, dt आ गया। अब बाकी का पार्ट देखते हैं, तो सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो 0 से π/6 ये क्या आ गया, sec स्क्वायर टी माइनस, यहां आएगा 0 से लेकर के π/6 तक कौन सा, dt आ जाएगा, यहां भी dt आएगा। ठीक है, तो इतना आ गया। अब sec स्क्वायर टी का क्या होता है, इंटीग्रेशन tan t होता है। तो tan और t आ गया, वहां से कहां तक लिमिट, 0 से लेकर के π/6, माइनस लगाया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भाई साहब t आ जाएगा। t पे देखो तो 0 से लेकर के π/6 ये भी आ गया। तो tan π/6 कितना होता है, tan π/6 मतलब ये आ जाएगा 1/√3, और माइनस tan 0 0 होता है, माइनस में ये कितना आ गया π/6 और माइनस 0 है ना, प्लस 0 आ गया। तो आंसर आ गया 1/3 माइनस π/6, और इस ये किसके इक्वल है, k/6 के इक्वल है। तो यहाँ पे बेस में हमें 6 बनाना पड़ेगा, तो 6 मैंने एलसीएम लिया इसका, ये कितना बचेगा, यहाँ पे 2√3 आ गया, माइनस π/6 इक्वल टू k/6। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 माइनस π। तो देखा कितना आसान सा क्वेश्चन था, और इसी टाइप से लॉलीपॉप दे रहा है हर बार आपको। ठीक है, तो अगले बार भी हम लोग ऐसे ही चांस रख सकते हैं कि हर बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेवल लगभग यही रहेगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, तो ये एनडीए के लिए भी बहुत फायदेमंद है ना। एनडीए हो गया, वीआईटी हो गया, बिट्स प्लानी हो गया, ठीक है, और कॉमेट हो गया, इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो स्टेट लेवल या अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुद एग्जाम कंडक्ट कराती, पेट्रोलियम हो गया, तो उनमें ये क्वेश्चंस 99% होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, इससे ज्यादा अपर लेवल नहीं आएगा, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है ना वो इन एग्जाम्स के लिए भी बहुत सुटेबल टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये क्या है कि पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस 100% आप पढ़ के ही जाएं। ठीक है, जितने टाइप के ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं मेंस के, उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कोई भी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको क्वेश्चंस को करना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास किससे है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है और इसके बिना क्या है कोई भी कंपटीशन अधूरा होता है। जो 11th-12th का कंपटीशन होता है ना, वो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल पे क्वेश्चन नहीं आया तो समझ लो मतलब तो कुछ नहीं हुआ है ना। बहुत आसान सा पार्ट होता है और सर्कल से क्वेश्चन मैक्सिमम बनता ही बनता है। ठीक है, सर्कल क्या है, कोनिक सेक्शन वाले पार्ट के साथ रिलेट जल्दी हो जाता है तो इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस बार जो 3 सितंबर वाला जो एग्जाम था उसमें 2 कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन आए थे। एक तो ये क्वेश्चन रहा, दूसरा एक और है, वो और ज्यादा आसान है। मतलब ये कह सकते हो कि ये क्या पूछ दिया है ना, मतलब जिसने आरडी शर्मा पढ़ी होगी वो 110% है कि वो क्वेश्चन करके ही आया होगा है ना। तो देख लेते हैं, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें पोजीशन ऑफ 2 सर्कल वाला पार्ट लग रहा है। ठीक है, कि 2 सर्कल्स हैं, इक्वल रेडियस है और उनके सेंटर की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो कहां से आया हुआ है, वो पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स होता है। सर्कल में एक चैप्टर होता है, लेकिन क्या है कि वो एनसीईआरटी लेवल पे नहीं है। और जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी कर रखी होगी तो वो लोग जो हैं वो इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और बहुत आसानी से उन लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। ठीक है, जिन्होंने केवल 11th पढ़ के गए थे वो शायद इस क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए होंगे, या कॉमन सेंस लगा लो तो पहुंच जाओगे। ठीक है, जिन लोगों को ये पढ़ना है टॉपिक वो कहाँ पे जाए, प्लेलिस्ट में जाए। मैथमेटिक्स नाम करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें सर्कल्स पे लिखा होगा, नेम भी ये लिखा हुआ है वीडियो का कि पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, तो वहां पे जाकर के पढ़ सकता है। बाकी क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस 2√5 पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर्क। एल आर्क का मतलब समझ गए होगे, लेटस रेक्टम की बात हो रही है किसके, पैराबोला की। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम से सर्कल पास हो रहे हैं। ठीक है, और उनकी जो रेडियस है वो कितने 2√5 है और पैराबोला कौन सा है, y² = 4x है। मींस a की वैल्यू जो है वो 1 है। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको भी वही काम करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो रफली एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो, हो सकता है उससे आंसर आ जाता है जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये मान लिया एक हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस आ गई, एक्स एक्स डैश आ गया, वाई वाई डैश। ठीक है, ये ऑरिजिन आ गया हमारे पास। अब y² = 4x वाला पैराबोला कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लेटस रेक्टम हो गया, फोकस से पास हो रहा है। फोकस वाला पॉइंट कितना आता है हमारे पास, 1,0 आ गया। ठीक है, 1,0 होता है तो 1,0 आ गया हमारे पास। और ये वाला एंड पॉइंट्स कितने हो जाएंगे इसके, तो 1, अगर मैं 1 रखूं किसमें, y² = 4x में, तो ये तो 2 आएगा और ये आपका क्या आएगा 1, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सट्रीमिटीज आ गए l और l डैश आ गए। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। ठीक है, वहां से भी निकाल सकते हो। तो हमारे पास एक्सट्रीमिटीज मिल गए, तो हमें सर्कल कैसे बनाना है। ठीक है, सर्कल एक तो हमारे पास कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, एक सर्कल कुछ इस टाइप से बन रहा होगा और दूसरा सर्कल कुछ इस टाइप से बन रहा होगा। तो ये क्या है, एंड पॉइंट से पास भी हो रहे हैं दोनों सर्कल, और इन दोनों की कैसे रेडियस सेम है। तो रेडियस जब सेम होती है ना और एक ही पॉइंट को पास हो रहे होते हैं तो ये कुछ इस टाइप से बनते हैं। सेम रेडियस के अगर क्वेश्चन बनाए जाए सर्कल, तो ये इसके सेंटर से पास होगा, ये वाले इसके सेंटर से पास होगा। ठीक है, और ये क्या होती है, ये कॉमन कॉर्ड होती है। तो यहाँ पे एल एल एस क्या है, एज ए कॉमन कॉर्ड आएगा। ये 1,2 है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस 2 आ गई। और अगर यहां से देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ ये वाला। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, ये इसका सेंटर है C1 और ये इसका सेंटर कितना C2 आ गया। ठीक, तो ये कितना 2√5 दे रखा है, रेडियस है, ये 2 आ गया। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, निकाल लेते हैं एक बार। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कौन सा, LO, इसको क्या बोला जाए, P बोल दिया जाए। तो LPO एक ट्रायंगल बन गया। जितना ये आएगा उतना ही यहाँ वाला पार्ट आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस सेम आएगी और ये वाला पार्ट भी 2 है। तो ट्वाइस ऑफ कितना आ जाएगा, अंडर ऑफ कितना आएगा, r² - 2 का स्क्वायर। तो 2√5 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, एक बार लिख लेते हैं। 2√5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर मींस 4 आ गया। तो कितना आएगा 2 अंडर ऑफ 2√5 का मतलब कितना आ जाएगा 4, 5 और ये 5, 20 आ गया। 20 - 4 मतलब 16 आ गया, मींस 4 आ गया। तो 2 × 4 8 आ गया आंसर इसका। तो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर दोनों सर्कल हैं और कोई ये कॉमन कॉर्ड है इन पे और वो दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो सेम है और इनके एक्सट्रीमिटीज से पास हो रहे हैं, तो ये वाला जो सर्कल होगा वो इस वाले पहले वाले सर्कल के सेंटर से पास होगा
और जो पहला वाला सर्कल होगा वो दूसरे वाले के सेंटर से पास होगा। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये वाली डिस्टेंस आ गई। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो अगले वाले क्वेश्चन पे देखना, अगला वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा सिंपल है ना, जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रखी है और ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तो डूब मर जाओ, है ना। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसने भी एनसीईआरटी लेवल पढ़ रखा है ना वो तक ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, ये समझ सकते हो कि एनसीईआरटी पे ही क्वेश्चन दे रखा हो, कहीं कहीं एग्जाम्पलर हो सकता है, एग्जाम्पलर में मिल जाए, हो सकता है आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाए वाला क्वेश्चन इस टाइप पे, ठीक है। बिल्कुल सेम तो नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी लेवल पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बेसिक जो टीचर होता है ना क्लास में, जो बोर्ड क्लास में स्कूल में ये क्वेश्चन पेपर में दे देते हैं। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी कैसे बनना है। तो बहुत आसान सा है, वैसे तो एक लाइन में आ जाता है, लेकिन मैं क्या है एक लाइन में नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ये करने को क्या होता है कि एक ट्रिक होती है, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्ट सीधा आंसर आ जाता है, एक लाइन में आंसर आता है। तो एक लाइन नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है कि कैसे बन रहा है, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हो तो मीन्स आपसे ये नहीं बना होगा, और बना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, a माइनस बी का पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए। इंडिपेंडेंट टर्म वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x वहां पे नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए मींस x की पावर 0 होना चाहिए। जब x नहीं होगा तो मींस x की पावर 0 होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ टर्म ऑफ डिग्री 0, ठीक है। 0 डिग्री का हमें टर्म चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बनेगा। तो हम लोग टी आर प्लस 1 इक्वल टू निकाल देते हैं। ये क्या होता है, जनरल टर्म होता है, क्या होता है एनसीआर इंटू ए की पावर में क्या होता है एन माइनस आर इंटू बी की पावर में क्या होता है आर होता है। तो उसी के बेस पे हम लोग यहाँ करेंगे। तो एन की वैल्यू 9 है, तो 9 सी आर हो गया। ए की जगह क्या है 3/2 में अलग अलग लिख रहा हूँ, वेरिएबल को अलग लिखूंगा। 3/2 की पावर क्या है 9 माइनस आर आ गई, और x की पावर कितना आ गया 18 माइनस 2 आर आ गया, इंटू ये -1 अलग लेके चल रहा हूं, तो -1/3 लिख देते हैं। -1/3 की पावर कितना आएगा r आ जाएगा, इंटू में 1/x की पावर r आ गया। तो ये जितने भी वेरिएबल वाले पार्ट हैं, ये वाला वेरिएबल, इनको एक साथ ले आओ। तो बाकी को एच लिखा है अंदर, तो वेरिएबल एक साथ तब जाएगा, तो पावर कितनी बनेगी 18 माइनस 3r बन जाएगा। देखो 18 माइनस 2r, ये x की पावर -r, मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड होगी, तो -2r और -r कितना आ गया -3r। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे x की पावर 0 चाहिए थी, मींस इसको हमें 0 करना है। r इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। r इक्वल टू 6 आएगा ना, तो 18 इक्वल टू 3r, ठीक है। r इक्वल टू 6 आ गया, तो मुझे इसका कोएफिशिएंट चाहिए। तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या, इसका कोएफिशिएंट है। तो 9c6 और 3 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर भी 3 आ गया, 9 माइनस 6 है ना, इंटू में -1 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6 आ गया। तो 3 की पावर 3 से 3 की पावर 6 3 बार हो गया, ठीक है। 9c6 का मतलब कितना होता है, 9c3 होता है। इसको देख लेते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल मींस 6 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या बनेगा -1 की पावर 6 तो पॉजिटिव आ गया, ये बन गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 आ गया मींस 1/2 की पावर 3 इंटू 1/3 की पावर 3। तो 3 स्क्वायर इंटू 3 कर दिया, 3 स्क्वायर, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 क्यूब से 8 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 7 यहाँ 3 आ गया, यहाँ 8 तो 18 आ गया। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 7/18 आ गया, और 18 लैम्डा चाहिए था, मींस 18 से 18 कैंसिल 7 आएगा, मींस बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे करना होता है। बाकी अगर एक लाइन में करो तो ये चीज हम लिखते ही नहीं है, कभी इसको लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, और इसको देखना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको देखो, ये कितना आएगा, r की वैल्यू 6 आएगी, बाकी इसमें डायरेक्ट सीधा पुट कर दो, बस जो है वो सॉल्यूशन का आंसर होता है, ठीक है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ये भी बहुत आसान है, और जो ट्रिक होती है वो एक लाइन में ही होती है, वो एक लाइन यही होती है और कुछ नहीं होता, क्या होती है यही होती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा बताएंगे कि पावर को देखो, तो ये जो पहले वाले में पावर लिखी x² और उसमें इस टाइप से देखो, ठीक है। तो वो क्या है कि वो जब आप क्वेश्चंस ज्यादा कर लेते हो तब जाकर के आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है तो आप ये वाला मेथड लगाओ, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 2 3 स्टेप में आंसर, ठीक है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट अगर आप स्पीड से करते हो, तो कभी नहीं किया या देखा है केवल, ट्राई नहीं किया बहुत ज्यादा, तो 2 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम लगेंगे और आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बेटर है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करके चलना पड़ेगा। पुराने क्वेश्चंस क्या थे, वही एक पैटर्न था, उस पर बेस सामने काम कर लिया, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में भी क्या है कि वैसे कहीं ओपन इंटरवल है, कहीं सेमी ओपन सेमी क्लोज है, कहीं सेमी क्लोज सेमी ओपन है, इस टाइप का इंटरवल है। मींस कहीं ना कहीं हमें वैल्यूज का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इसमें और इसमें समानता है, ठीक है, लगभग लगभग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देख के चलना पड़ेगा कि 1 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, या 3 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप की चीजें देख करके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। मींस ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन सेट ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा, मींस लैम्डा की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, सेट बताना है पूरा, ठीक है। इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई इन 0,1, ठीक है। एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है एग्जैक्टली केवल एक रूट 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, नो रूट्स, इस टाइप से भी कहानी आती है, तो इसमें एग्जैक्टली 1 वाली कहानी पकड़ी है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अपन लोग बहुत ध्यान से इसको ग्राफिकली थोड़ा सा समझते हैं कि बेसिक पॉइंट होता क्या है इस टाइप के क्वेश्चन का। तो आप देख रहे हो कि लैम्डा स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव होगा, 1 कैसा है, पॉजिटिव है, मींस ए जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो अपर पैराबोला टाइप से कुछ बनेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा हमारे पास, ठीक है, अपर साइड पैराबोला। अब दो रूट्स है, एक रूट कहां से कहां तक के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो मैं मान लेता हूँ राइट वाला रूट की बात करते हैं, ठीक है। तो कहां से कहां तक, 0 से 1 के बीच में, तो 0 यहाँ भी आएगी और 1 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, 0 से कहां पे, 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब आपको याद रखना कि 0 पे जब हम लोग देखेंगे इसकी वैल्यू, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जब हम 0 पे वैल्यू देखेंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। 1 पे देखोगे तो 1 पे कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही होगी, ठीक है। तो दोनों का अगर देखा जाए कि मैंने कहा कि इसको fx मान लिया, थोड़ी देर px मान लिया, पॉलिनोमियल है, तो px मान लिया, px कितना है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इक्वल टू, सॉरी इतना मान लिया हम लोगों ने px, ठीक है, पॉलिनोमियल है। अगर मैं p0 बात करूं, ये कैसा है, नेगेटिव आएगा, इनटू में p1 की बात करूं, ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल ये कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जब हम इसमें p0 की वैल्यू रखेंगे, p में 0 की वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, तो यहाँ पे 2 बच गया, इनटू में p1 की वैल्यू रखा तो यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और माइनस में कितना आएगा, 4 लैम्डा आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई, प्लस क्या आ गया, 2 आ गया, ये लेस देन 0 हो गया, ये लेस देन इक्वल टू आएगा। इक्वल टू क्यों आएगा, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसने बोला है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है एक रूट, तो हो सकता है दूसरा वाला जो रूट है वो 0 पे ही आ जाए, या हो सकता है 1 पे आ जाए, ठीक है। मतलब अगर ये वाला रूट ऐसा भी तो हो सकता है, तो दूसरा वाला रूट क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, अगर ये वाली लाइन 0 से पास हो जाए। हो सकता है इस वाले रूट को यहाँ का कर दिया हो और ये वाला रूट हो वो 1 से पास हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 0 भी आ जाए, तो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो लैम्डा की वैल्यू कौन सी मिलेगी वो देख लेते हैं। तो 2 आ गया यहाँ पे, इसका देखा तो आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा और प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। 2 से अब मुझे मतलब नहीं रखेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कौन सी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा और प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, सॉरी ये प्लस 3 आएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये वाला वर्ड बन गया, देखो ये 2 है ना, कुछ इस टाइप से मिसप्रिंट होती रहती है, तो देख लेना एक बार। बाकी क्या है कि ये सॉल्यूशन इसका जो होता है वो लगभग लगभग सेम होता है, मिसप्रिंट अगर हो जाता है तो उसकी बात नहीं है, अगर मिसप्रिंट होगा तो कहीं ना कहीं ऑप्शन भी नहीं आएगा ना। तो बाकी देख लेते हैं, तो ये कितना आ गया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ये आ गया 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो इससे कॉमन लिया कितना, लैम्डा, तो ये आएगा लैम्डा माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन लिया, लैम्डा माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू मिल गई, कौन कौन सी, लैम्डा -1, अगला आ गया लैम्डा -3 लेस देन इक्वल टू 0। इस पे देखा जाए तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो हमारे पास अभी तक के लिए जो आया वो कौन सा आ गया, 1 से 3, तो लैम्डा बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 3 दोनों क्लोज इंटरवल में आते हैं। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, मींस हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिनमें दोनों तरफ क्लोज इंटरवल हो, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें ऑप्शन पे जाना है। तो सबसे पहले एक चीज और देखना है क्या कि इसने ये बोला है कि जो रूट्स हैं वो एक रूट इसके बीच में है, जब एक रूट इसके बीच में तो दूसरा कहीं अलग होगा, मींस कैसा आ जाएगा, 2 डिफरेंट रूट आ जाएंगे, ठीक है, तो सिंगल रूट नहीं हो सकता, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो डी निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा, डी निकालेंगे, तो डी कैसा हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 है, डी नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या है
कि डी कैसा होना चाहिए, इसके 2 रूट होना चाहिए, भले ही वो इमेजिनरी हो भले ही वो रियल हो, उसके मतलब नहीं है, लेकिन एक रूट नहीं होना चाहिए। तो डी नॉट इक्वल टू 0। तो उससे एक और कंडीशन निकल के आएगी। क्या कंडीशन निकल के आएगी देख लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी की वैल्यू। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, -4 लैम्डा, तो बी स्क्वायर की जगह कितना आएगा, 16 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो आ गया 16 लैम्डा स्क्वायर आ गया, -4 एडिटेज आ गया। ए की वैल्यू कितनी है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, तो लिख लेते हैं 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो यहां मैंने क्या कर दिया 8 कर दिया, और ये कैसे कर दिया, नॉट इक्वल टू 0। आ गया 16 लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा स्क्वायर -8 लेस देन इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा 8 लैम्डा स्क्वायर -8 नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 आएगा, मींस लैम्डा प्लस माइनस 1 नहीं होगा। जब प्लस माइनस 1 नहीं होगा तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 इंक्लूड था, लेकिन होना नहीं चाहिए, तो ये क्या आएगा 1 को छोड़ करके बाकी बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 से आ गया, फिर से डी आ गया, 1 से लेकर के 3 तक होगा। तो 1 कैसा है, ओपन इंटरवल है, 3 कैसा है, क्लोज इंटरवल है। वही मैंने आपको बताया था कि अगर मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि कहीं इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होता तो आप लोग लगा देते हैं आंसर, की आंसर आ गया हमारे पास, हम चलते हैं। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान में रखनी थी, उसने ये जो एग्जैक्टली बोला था ना, वो इसीलिए बोला था एग्जैक्टली 1 रूट इनके बीच में, मींस हमारे पास क्या है 2 रूट है, एक रूट नहीं है, ठीक है। एक रूट नहीं है तो डी कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, भले वो पॉजिटिव हो भले वो नेगेटिव हो। अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल रूट हो जाएंगे, डी लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी रूट हो जाएंगे, लेकिन होंगे कब, 2 होंगे, ठीक है। ये 0 वाले पार्ट में क्या होता है, 1 होता है, और 1 को हमें हटाना था, तो मैंने क्या किया, लैम्डा यहाँ से दूसरी कंडीशन लगाई, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे प्लस 1 इंक्लूड हो रहा था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और आंसर जो है वो कौन सा है, डी सही है इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है, यहाँ तक की पार्ट सही था, लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट है डी वाला पार्ट, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे अच्छे क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन है कैसा, बहुत आसान है, और बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं है। मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया था कि कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, तो वही क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं। अगला क्या है देखते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या आ सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आरडी समय में पढ़ा था सेंटर्स, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, है कितने टाइप के सेंटर थे, 4-5 टाइप के सेंटर थे, कौन कौन सा, एक था हमारे पास सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ठीक है। तो ये इतने सारे सेंटर्स थे, उनमें से क्या पूछ दिया गया, ऑर्थो सेंटर पूछा गया। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट सीधा, हमारे पास फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि लगभग 90% लोगों को नहीं होता है, और दूसरा क्या होता है, एक अपना देसी मेथड है, जुगाड़ है, उसके जुगाड़ के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। एक इसका क्या होता है, एक ऐसा तो शॉर्टकट भी होता है, लेकिन शॉर्टकट कब अप्लाई होता है वही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जब हमारे पास वर्टाइसेस दे रखे होते हैं ए, बी और सी, इन्हीं वर्टाइसेस में से ऑप्शन में से अगर आ रहा है कोई भी एक, तीनों ऑप्शन में, मतलब ए बी और सी बी, तीनों ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं हमें देख लेना चाहिए कि कहीं ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, ठीक है। राइट एंगल नहीं है तो देख लेते हैं एक बार ना, अगर राइट एंगल होगा तो क्या होता है, तो ये इसका शॉर्टकट होता है कि ए, बी और सी ऐसा है, तो जो राइट एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, जहां पर राइट एंगल फॉर्म होता है वो वाला क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है, सबसे पहले तो कई लोगों को यही पता नहीं होता कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का सेंटर होता है, और ये कहीं भी हो सकता है, मतलब ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, और ऑन द ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि बनता कैसे, तो उसके लिए बता रहा हूं कि किसी भी वर्टाइसिस से अगर हम लोग एल्टीट्यूड डालते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, वर्टाइसिस से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला मैंने, तो जहां पे वो परपेंडिकुलर्स इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो जैसे मैंने ए से परपेंडिकुलर डाला किसके, अपोजिट साइड पे, तो बीसी एक साइड थी, इसमें परपेंडिकुलर डाला तो यही लाइन बन के जाएगी, है ना, यही एज एल्टीट्यूड काम करेगी। और जब सी से डालोगे ए बी पे तो ये वाली लाइन आ जाएगी, तो ये दोनों कहां पे कट करेंगे, यहाँ पे। और बी से जब ए पे परपेंडिकुलर डालोगे तो मैंने कहा कहीं भी डाल दो, जैसे मान लो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, कहीं भी, तो जाएगा तो वो बी से ही पास होगा, तो ये जो बी वाला पॉइंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, कहाँ पे, जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें। अगर राइट एंगल नहीं है, एक्यूट है,
तो क्या होता है वो अंदर की तरफ होता है, ऑब्ट्यूज होता है तो ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है। एक्यूट में अंदर की तरफ, ऑब्ट्यूज में बाहर की तरफ, और जो राइट एंगल होता है उसमें ऑन द ट्रायंगल होता है। तो हम बात करते हैं कैसे निकालेंगे। तो मैं एक सब सिंपल सा डायग्राम बना लेता हूँ। मैंने ये बना लिया ए बी सी करके, ठीक है, ए बी और सी बना लिया। इस पे एल्टीट्यूड डाला, यहां से ये एल्टीट्यूड डाला और यहां से ये डाला, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि ऑर्थो सेंटर जो होता है, ऑर्थो सेंटर टाइप से जितने भी सेंटर होते हैं ये कैसे होते हैं, कॉन्करेंट लाइंस से बनते हैं, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है कौन कौन सा, ए डी बी ई और सी है ना। तो ये जो लाइन है या कह सकते हो ये परपेंडिकुलर हैं, ये कैसे होते हैं, कॉन्करेंट लाइंस होती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब ये कैसे आएगा, देसी जुगाड़ जो है वो कौन सा है हमारे पास, कि सबसे पहले मुझे बी और सी के कोऑर्डिनेट पता होते हैं, बी के -7,1 है और सी का कितना है 5,-5 है, और ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास -1,7। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडी लाइन निकालनी पड़ेगी, इसकी इक्वेशन, एडी लाइन की इक्वेशन। सेम ऐसे ही बीई लाइन की इक्वेशन निकाल दो और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल दो, तो वो क्या बनेगा, वो ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। एडी लाइन को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे बीसी का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ बीसी कितना आ जाएगा भाई, देखते हैं एक बार। तो आएगा 5 और सॉरी ये -5 y2 -y1 होता है, तो y2 के आगे -5 -1 अपॉन x2 मतलब 5 -x1 तो +7 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आएगा, -6/12 आ गया, मींस -1/2 आ गया। तो स्लोप ऑफ बीसी -1/2 है। तो स्लोप ऑफ एडी कितना आएगा, स्लोप ऑफ एडी आएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ बीसी, क्योंकि ये कैसे हैं आपस में परपेंडिकुलर है। तो mi into md इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, तो -1/2 आ गया, -1 ये कितना है 2 आ गया। तो स्लोप ऑफ एडी 2 आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें एडी की इक्वेशन बतानी है। तो -1,7 से पास होगी, तो इक्वेशन क्या आएगी, y -7 इक्वल टू m x -x1, तो x +1 आ गया। क्या बनी इक्वेशन, 2x और -y और +2 ये आएगा और +7 उस पर जाएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा, +9 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। सेम ऐसे ही मुझे दूसरी इक्वेशन निकालनी है। दूसरी इक्वेशन कोई से भी निकाल सकते हैं हम लोग, बी की निकाल दो कोई दिक्कत नहीं, या सी एफ निकाल दो, बात बराबर ही होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बी निकालता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ सी निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ सी कितना आएगा हमारे पास, y2 -y1 मींस -7 सॉरी -5 -7 अपॉन ये कितना आ गया हमारे पास 5 -1 तो 5 +1 हो गया, तो कितना आ गया ये -12 अपॉन 6 मींस -2 हो गया। तो स्लोप ऑफ बी कितना आएगा, स्लोप ऑफ बी आएगा हमारे पास -1 अपॉन स्लोप ऑफ सी, तो -2 हो गया, तो ये कितना आएगा 1/2 आ गया। तो हमें बी की इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन ऑफ बी निकालो, ये क्या बनेगा, ये बनेगा y -y1 इक्वल टू m का मतलब 1/2 x -x1 मींस x +7 आ गया। तो ये कितना आएगा 2y -2 इक्वल टू x +7 मींस x -2y और ये कितना आएगा +9 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। और इन दोनों का जब आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा हमारे पास। देख लेते हैं एक बार क्या मिलेगा। तो आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x -y +9 इक्वल टू 0। एक बार आ गया x -2y +9 इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2x -4y और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा। तो देख लेते हैं माइनस प्लस और माइनस, ये कैंसिल, ये +4y ये -y 3y आ गया। और यहाँ से देखोगे तो ये कितना मिलेगा, माइनस का 9 मिल जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। y इक्वल टू 3 किसी में भी रख दो, तो y इक्वल टू 3 में अगर इसमें रख देता हूँ तो x -6 + 9 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये कितना आया था 3 -3 आ गया। तो -3, 3 जो पॉइंट है वो कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है -3, 3। एक बार देख लेना, अगर कहीं कैलकुलेशन कोई मिस्टेक है तो उसको सही कर लेना। अभी तो अपना आंसर ये आ गया है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम क्या करेंगे, अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं 3 सितंबर के, वो हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तक के लिए बाय बाय।